हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर का आखिरी पार्ट लेकर आया हूँ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के बारे में। जैसा आपने पहले लेक्चर्स में देखा होगा, हमने अप टू इंडिपेंडेंस तक डिस्कस कर लिया था, 1947 तक, जब महाराजा हरी सिंह जी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके कश्मीर को इंडिया का पार्ट बना दिया था फाइनली, राइट। तो उसके बाद क्या क्या चेंजेस हुए कश्मीर में, और कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लाए गए, जैसे कि आर्टिकल 35A, आर्टिकल 370 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि हाल ही में उसको रिवोक कर दिया गया था, अभी जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख और बोथ और यूनियन टेरिटरीज। तो उस एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है दोनों आर्टिकल्स। और कुछ इंपॉर्टेंट वॉर्स भी पढ़ेंगे हम, जैसे कि इंडो पाकिस्तान वार कब हुआ, इंडो चाइना वार हुआ था। सारे जो वॉर्स हुए थे कश्मीर के आसपास ही हुए थे और कश्मीर को लेकर ही हुए थे, जो कि कई बार पूछे भी गए हैं उनके ईयर्स। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं इसी जोश के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आएगा। तो एज अ पार्ट ऑफ पार्टीशन प्रोसेस बोथ कंट्रीज, ओके, मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे देना चाहता हूँ एक्चुअली क्या हुआ था जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों कंट्रीज अलग हो चुके थे 1947 में। ठीक है, तो उस वक्त क्या हुआ था, कई सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन गए थे हमारे इंडिया में। उस वक्त कहा जाता है कि 563 आर द प्रिंसली स्टेट्स विच इज अवेलेबल एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो उन सारों को यूनाइट करने का मेजर जो है वर्क था गवर्नमेंट के लिए, जब ताकि वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित ना कर लें और विद इन इंडिया इतने सारे कंट्रीज ना क्रिएट हो जाए, राइट। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट अगर 500 कंट्रीज अगर विद इन इंडिया में क्रिएट हो जाए। तो इसके लिए हमारे जो दिग्गज लीडर हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, उन्हें बहुत ही जो है हार्ड वर्क किया और सारे प्रिंसली स्टेट से उनको कन्विंस किया ताकि इंडिया में जॉइन हो जाए। तो एक्चुअली जब उनके पास फ्रीडम था, ये उनके पास 3 ऑप्शंस थे, या तो वो इंडिया को ज्वाइन कर सकते थे, या तो फिर पाकिस्तान को, या फिर रिमाइन इंडिपेंडेंट, जैसा है अपने ही राज्य में रूल कर सकते थे। तो कई सारे स्टेट्स जो हैं, कई सारे प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में रहने का फैसला कर लिया और इंडिया से यूनाइट हो गए। बट 3 ऐसे स्टेट्स थे जो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करना चाहते थे, जैसे कि जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद एंड जम्मू एंड कश्मीर, राइट। दिस आर द 3 स्टेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लीजिए, कभी कभार पूछ लेते हैं एग्जाम में। सो जूनागढ़, हैदराबाद एंड जम्मू एंड कश्मीर, दिस 3 स्टेट्स आर डिसाइडेड टू रिमाइन इंडिपेंडेंट। या तो वो इंडिया से ज्वाइन होना चाहते थे या फिर पाकिस्तान से, अपने आप में वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे ताकि एक सेपरेट कंट्री क्रिएट कर पाए। कैन यू इमेजिन? देखिए, जूनागढ़ जो है आपको ईस्ट वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया में मिलेगा, राइट, गुजरात साइड। और हैदराबाद रहा यहाँ पे सेंटर, आंध्र प्रदेश जो अभी तेलंगाना में हो गया। जम्मू कश्मीर इज एट द टॉप। कैन यू इमेजिन अगर विद इन इंडिया में, अगर उस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इनको कन्विंस कर इंडिया में ज्वाइन नहीं किया होता, तो दिस आर 3 इंडिपेंडेंट कंट्रीज, राइट। कितना मुश्किल हो जाता है यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। इनके ट्रेड पॉलिसीज अलग, यहाँ पे वीजा अलग, यहाँ पे पासपोर्ट्स अलग, लाइक विद इन इंडिया इट्स वेरी लाइक ट्रबलसम कैटेगरी। तो इन्होंने कई वर्क हार्ड किया और इनको कन्विंस करके फाइनली विद आर्मी, विद द हेल्प ऑफ आर्मी, ये 3 स्टेट्स को ज्वाइन कर लिया, राइट। हम जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो सिर्फ इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो क्या होता है एक्चुअली 1947 में अक्टूबर 20 को पाकिस्तान कुछ ट्राइब्समैन को भेजता है कश्मीर में, राइट। अभी याद रखिए दोस्तों, अभी जम्मू कश्मीर इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, अभी नहीं बना था वो। दे डिसाइडेड टू रिमाइन इंडिपेंडेंट। ये 2 तो बन गए थे बट दे डिसाइडेड टू रिमाइन इंडिपेंडेंट। तो उस वक्त क्या होता है, कश्मीर रात रात कुछ ट्राइबल पीपल को कश्मीर के अंदर इन्फिल्ट्रेट करता है। इन्फिल्ट्रेट यानी ऐसा समझिए कि जासूसी करना, राइट। जासूसी के लिए कुछ लोगों को भेजना ताकि वहाँ की सीक्रेट इंफॉर्मेशन ला सकें। पाकिस्तान ये काम तब से कर रहा है। तो क्या होता है, उस वक्त वो लोग आते हैं कश्मीर में, और कश्मीर के एरिया में कई बार लूट पार मचाते हैं, ठीक है, वहाँ के पब्लिक को परेशान कर देते हैं, पूरा कैओस क्रिएट कर देते हैं। तो महाराजा हरी सिंह, जब हमने डिस्कस किया था ना, वो लास्ट रूरल थे, डोगरा रूरल। तो उनको ज़्यादा ट्रबल होना महसूस होता है, तो वो क्या करते हैं, जवाहरलाल नेहरू के पास जाते हैं, ठीक है। जाकर कहते हैं कि हमें इस जो इन्फिल्ट्रेट पर्सन से हमें बचाइए ताकि हम फ्री से रह सके। तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने एक शर्त रखते हैं कि आप हमारे साथ एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लीजिए, हम आपको आर्मी भेजकर जो है इस मसले का हल कर देंगे, राइट।
देखें आप, जवाहरलाल नेहरू अग्री टू सेंड द ट्रूप्स ऑन द कंडीशन दैट महाराजा साइंस एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, यानी हम इंडिया को ज्वाइन कर रहे हैं बोल के आप साइन करके दे दीजिए, हम अपने ट्रूप्स आपको सिक्योरिटी के लिए भेजते हैं। ओके, तो महाराजा हरि सिंह ने सोचा ठीक है भाई, चलो ये डील अच्छी दिख रही है ताकि मैं इसके छुटकारा तो पा सकूं। तो उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन कर दिया और इसके तहत कुछ थोड़े कंडीशंस रखे गए, जैसे कि हैंडलिंग ओवर कंट्रोल ऑफ डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। ये 3 कैटेगरीज आपको इंडिया के अंडर आएंगे, यानी इंडियन गवर्नमेंट इसको हैंडल करेगी। और बाकी के जो सारे अफेयर्स हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, लैंड, ठीक है, स्कूल एजुकेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये पूरा आपको जम्मू कश्मीर में वो कंट्रोल करेगी, वहाँ की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। राइट, ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से आप अच्छे से याद कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कौन से ऐसे 3 जो पावर्स थे जो डायरेक्टली इंडियन गवर्नमेंट के अंडर आ रहे थे, एक आके आपको हैंडलिंग ओवर कंट्रोल ऑफ डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। ये 3 आपको अंटिल, जो कि आप जैसे समझिए आर्टिकल 35 ये आर्टिकल 3 रिवोक ना किया गया, तब तक ये 3 अफेयर्स कॉमनली इंडियन गवर्नमेंट ही हैंडल कर रही थी। उसके बाद ऑब्वियसली सारे कंट्रोल्स जो थे अभी इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में आ गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट वॉर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक बैकग्राउंड मैंने जो दिया आपको क्लियर हो गया होगा। राइट, क्या क्या हुआ था इस वक्त तक, किस तरह ने जम्मू कश्मीर के जो महाराजा थे हरि सिंह, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया था अक्टूबर 20 को 1947 में। कुछ इन्फिल्ट्रेट आ गए थे इंडिया में, ताकि वो वहाँ लोगों को परेशान कर रहे थे, इसलिए इसके रीजन की वजह से हरि सिंह प्राइम मिनिस्टर को अप्रोच होते हैं। उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी थे। राइट, उन्होंने एक शर्त रखी कि आप हमारे साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन कर लीजिए, मैं आपको ट्रूप्स भेज दूंगा, मिलिट्री ट्रूप्स, ताकि आपकी सिक्योरिटी बनी रहे। और इसके अंदर क्या क्या इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में आ गया था, हैंडलिंग ऑफ ओवर कंट्रोल ऑफ डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। अगर आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो इस 3 पॉइंट्स को लिख लीजिए ताकि आपको रिविजन होने में आसानी हो जाए। तो चलिए फर्स्ट वॉर के बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वॉर्स हैं जो 1947, 48, 1962 में हुए थे, जो कि हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछे गए थे डायरेक्ट क्वेश्चन। फर्स्ट इंडो पाक वॉर वाज हेल्ड इन विच ईयर, तो डायरेक्टली भी क्वेश्चन आते हैं इससे। तो इंडो पाक वॉर किस तरह हुआ था, क्या क्या रीजंस थे, हम इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, कई सारे ट्राइबल फोर्सेस को वैली के ओवर भेजे गए थे पाकिस्तान ने, क्योंकि हमेशा से पाकिस्तान देखे दोस्तों चाहता था कि कश्मीर अपने कंट्रोल आ जाए। राइट, सो कश्मीर, जैसे मैंने पहले लेक्चर आपने देखा होगा मेरा हिस्ट्री का, तो मैंने इसमें बताया कि इट्स लाइक हेवन ऑन दी अर्थ। राइट, हमने शायरी भी करी थी उसके बारे में। तो हर कोई चाहता है कि हेवन अपनी कंट्री में हो, उसमें अपना राज चले। तो इसीलिए हमेशा कोशिश रहती थी पाकिस्तान की, बट हमेशा नाकामयाबी रहे, क्योंकि हमारे इंडियन जवान इतने बहादुर हैं कि हमेशा उनको मार भगाते थे। तो 1947 में इसी तरह क्या होता था, ट्राइबल फोर्सेस जो कश्मीर के अपर वैली थी, यानी ऊपर जो वैली था, टॉप पोर्शन, उसको ऑक्युपाई कर लेते हैं इलीगल तरीके से रातों रात आके। तो हमारे इंडियन फोर्सेस को पता चलता है कि यहाँ पे कुछ इन्फिल्ट्रेट पर्सन्स लोग हैं, और जो कि कई आर्म्ड फोर्सेस के साथ आए हुए हैं उन्होंने, तो उनको भगाने का प्लान करना पड़ता है। तो विच लीड्स टू द इंडो पाक वॉर ऑफ 1947। राइट, सो 91 साल तक वार चलती है, और अप्रैल 21 1948 यानी अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक इस वार को चलती है, ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स। तो 1948 में क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू जी ने जब यूनाइटेड नेशन के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने सजेस्ट करते हैं कि आप यूनाइटेड नेशन जाइए। राइट, यूनाइटेड नेशन इज ए पीस मेकिंग प्रोसेस। राइट, वो दुनिया में शांति बनाए रखना पसंद करते हैं। तो वहाँ पे अप्रोच होते हैं और उनके अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं कि किस तरह पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, यानी इलीगल तरीके से इंडिया में घुस रहा है फॉर सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। तो यूएन में एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है, रेजोल्यूशन 47, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद कर लीजिए। यूएन पास्ड ए रेजोल्यूशन 47। राइट, आप इस तरह भी याद कर सकते हैं, इंडो पाक वार कब हुआ था, 1947, तो रेजोल्यूशन 47 पास किया जाता है। एंड दिस वॉर इज एंडेड इन 1948 दिसंबर में, इस वॉर को एंड कर दिया जाता है। तब तक बहुत देरी हो जाती है। उस वॉर में आपको 37,000 किलोमीटर्स का एरिया ऑलरेडी पाकिस्तान ऑक्युपाई कर चुका होता है, जो अभी हम पीओके कहते हैं। राइट, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, 35,000 किलोमीटर एरिया अंडर पाकिस्तान आ जाता है। राइट, और लाइन ऑफ कंट्रोल, उसके बाद जो लाइन ऑफ कंट्रोल डिवाइड कर दी जाती है कश्मीर को इनटू टेरिटरीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, लाइन ऑफ कंट्रोल ड्रा कर देते हैं, ताकि इतना एरिया जो आपके पास चलेगा, उसके बाद जो रिमाइनिंग एरिया है वो इंडिया का पार्ट है। कई हिस्टोरियंस मानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी ने जो यूएन को अप्रोच किया था, एक्चुअली उस वक्त अगर उन्होंने अपनी आर्मी को भेजकर अगर पाकिस्तान ट्रूप्स को पीछे ढकलने का अगर प्लान करते, तो आज इतना एरिया जो है
पाकिस्तान के अंडर में नहीं रहता। तो कई हिस्टोरियंस का बिलीव ऐसा था, बट कुछ हिस्टोरियंस ऐसे ही मानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी ने पीस मेकिंग प्रोसेस को अडॉप्ट किया। इट्स वेरी गुड प्रोसेस कि हम लोग हमेशा शांति बनाए रखने में मानते हैं। तो इसीलिए उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर यूएन गए और वहाँ पे जो रेजोल्यूशन पास किया, तो 1 ईयर का टाइम हो चुका था। तो इस 1 ईयर में क्या हो गया, पाकिस्तान ने कुछ एरिया को ऑक्यूपाई कर चुका था। दैट इज 35,000 किलोमीटर इज नॉट एन स्मॉल एरिया, राइट, थोड़ा बिग एरिया ही है। तो दोनों व्यूज है, बट लेट जो होना था वो हो चुका था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, इंडियन गवर्नमेंट कमिटमेंट टू द राइट ऑफ कश्मीर पीपल टू डिटरमाइन देयर ओन फ्यूचर थ्रू ए प्लेबिसाइट। ठीक है, जनवरी 1 1948 में इंडिया लॉन्च ए कंप्लेंट इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि वहाँ के जो पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान वाले कुछ ट्राइबल पीपल को भेजकर वहाँ के लोगों का जो माइंड बदल रहे थे उस वक्त, ताकि वो भी जो है इंडिया में, जो सॉरी पाकिस्तान में ज्वाइन हो जाए। तो और गवर्नमेंट के, इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर फोर्स ला रहे थे कि वो प्लेबिसाइट करे। प्लेबिसाइट का मतलब क्या है, प्लेबिसाइट इज नथिंग बट वोटिंग। ठीक है, वोट किया जाता है, वहाँ के पब्लिक का जो है व्यूज लेते हैं कि आप कहाँ पे रहना चाहते हैं, या तो आप इंडिया में ज्वाइन होंगे या फिर आप कश्मीर में जाना चाहते हैं। वोटिंग कराना चाहते थे पाकिस्तान गवर्नमेंट, बट इंडियन गवर्नमेंट इसके खिलाफ था। क्योंकि अगर इस ऐसा हो जाता, अगर प्लेबिसाइट हो जाता, तो दूसरे स्टेट्स जो थे ऑलरेडी, जब तो नए नए यूनाइट होकर थे इंडिया से, राइट, जूनागढ़, हैदराबाद और दूसरे कई 563 प्रिंसेस स्टेट्स आर न्यूली यूनाइटेड विद इंडिया, वो भी अगर उठ जाते, हमें भी प्लेबिसाइट करनी है, हमें भी हमारे पब्लिक के साथ व्यूज लेंगे और पब्लिक जो चाहती है वैसा करेंगे। तो इस तरह अगर करते जाएंगे तो विद इन इंडिया 73 इंडिपेंडेंट कंट्रीज हो जाएंगे। कैन यू इमेजिन, विद इन इंडिया 73 इंडिपेंडेंट कंट्रीज। अगर ऐसा हो जाता तो आज हम 73 कंट्रीज के बीच में रहते थे, राइट। जम्मू कश्मीर एक कंट्री, जैसे मैं बैंगलोर से हूँ, कर्नाटक एक कंट्री, ठीक है, मेरे आसपास के जो स्टेट्स है, तेलंगाना एक कंट्री, आंध्र प्रदेश एक कंट्री। तो कितना मुश्किल हो जाता उनके बीच में पॉलिसीज, ट्रेड, राइट। थैंक गॉड उस वक्त प्लेबिसाइड नहीं हुआ था, राइट। हमारे जो लीडर्स थे वहाँ पे, उन्होंने डिसाइड किया कि हम प्लेबिसाइड नहीं करेंगे। ठीक है, दे डिक्लेयर इट विल नॉट कंडक्ट प्लेबिसाइड एनीवेयर इन इंडिया। इट मे बिकॉज ऑफ द फैक्ट इफ द गवर्नमेंट केप्ट प्रॉमिस इन जम्मू एंड कश्मीर, सम ऑफ द अदर स्टेट्स वुड आस्क सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंडक्ट प्लेबिसाइड। जैसे मैंने आपको बताया, दूसरे स्टेट्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट को पूछने लगेंगे कि हमें भी प्लेबिसाइड करना है। बट पाकिस्तान गवर्नमेंट कंटिन्यूसली वहाँ के पीपल्स के माइंड को जो है डाइवर्ट कर रहा था कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ जाइए और प्लेबिसाइड करने के लिए मजबूर कीजिए, राइट। तो इसके रिगार्डिंग भी एक रीज़न हो जाता है जिसने जम्मू कश्मीर को, जो इशू को लेकर हमारे जवाहरलाल जी ने यूनाइटेड नेशन को अप्रोच किया था। ओके, उसके बाद सीज फायर को डिक्लेयर कर दिया जाता है 1948 में दिसंबर। जैसे आपने देखा फर्स्ट स्लाइड में, वॉर एंड हो जाती है। उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल को ड्रॉ करके अकॉर्डिंग टू द जो यूएस ने रेजोल्यूशन पास, सॉरी यूएस ने, यूएन जो रेजोल्यूशन पास किया था, यूएन रेजोल्यूशन 47, उसके रेजोल्यूशन के तहत सीज फायर को डिक्लेयर कर दिया जाता है। यानी दोनों तरफ वॉर स्टॉप हो चुकी है और कोई भी जो फायरिंग नहीं चलेगी, सीज फायर, राइट। उसके तहत एक डिक्लेरेशन, कराची डिक्लेरेशन साइन की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, फर्स्ट इंडो पाक वॉर विच हेल्ड इन 1947, उसके अंडर एक डिक्लेरेशन को साइन किया जाता है। उसका नाम क्या है, कराची डिक्लेरेशन। इसके अंदर जो 1,39,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इंक्लूडिंग श्रीनगर, कश्मीर वाली, इंडिया को दे दिया जाता है। और 83,000 जो स्क्वायर किलोमीटर है इंक्लूडिंग मुजफ्फरबाद, गिलगित बल्तिस्तान, ये सारे आपको पाकिस्तान में चले जाते हैं। एक्चुअली ये पार्ट इंडिया का ही था। आपने मेरे पहले लेक्चर्स को देखा होगा तो गिलगित बल्तिस्तान जो लाहौर दरबार में एनेक्स किया गया था, राइट, पार्ट ऑफ पंजाब, डोगरा रूलर्स ने और पंजाब किंग्स ने इसको एनेक्स किया था। बट इस वार की वजह से ये पार्ट अगेन इट वेंट टू द पाकिस्तान। ओके, अब बस एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतने याद कर लीजिए कि कराची डिक्लेरेशन वाज साइंड इन द फर्स्ट इंडिया पाकिस्तान वॉर 1947 एंड इट वाज साइन ऑन जुलाई 18। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के बारे में, कुछ फीचर्स और प्रोविजंस के बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि आफ्टर 1949 तो 1956 में 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को लाया गया था। ठीक है, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए थे ताकि एक स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड किया जाए जम्मू कश्मीर को, राइट, वहाँ के ट्रेडिशन को बचाए रखने के लिए और वहाँ के पीपल को फ्रीडम देने के लिए। तो फर्स्ट जो आर्टिकल था, आर्टिकल 370, उसके फीचर्स क्या थे दोस्तों, प्रेजेंट इन पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, right? It is added in the part of 21 of the Indian Constitution, which comprise of temporary, transition and special provision. Actually, temporary provisions थे,
जब ऐड किया गया था उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने महाराजा हरि सिंह के साथ डिस्कस करके इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन कर लिया था, राइट। उसके तहत कुछ कंडीशंस थे, जैसे कि हमने पढ़ा था डिफेंस कंट्रोल कम्युनिकेशन अफेयर्स हम आपको देंगे, इंडियन गवर्नमेंट को आप हमें कुछ स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करेंगे, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग रहेगा, ताकि हमारे जो जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली है उस पर जो डिसाइड करेगी जो स्टेट अफेयर्स है, आप उसमें इंटरफियर नहीं करेंगे, ठीक है। उसके रिगार्डिंग 1956 में एक आर्टिकल 370 को ऐड किया गया था इन पार्ट 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छे से याद कर लीजिए कौन से पार्ट में था, 21वें पार्ट में था आर्टिकल 370। तो इसके तहत क्या होता है, जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया जाता है और सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन देने का भी वादा किया जाता है। उनका कॉन्स्टिट्यूशन ही अलग है, उनके रूल्स लॉस अलग है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स डज नॉट एम्प्लॉय ऑन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, राइट। limits the union parliament powers to make laws for Jammu and Kashmir to those subject mentioned in the instrument of access. Okay, इंडिया सिर्फ जो है, जो इंडियन की गवर्नमेंट है वो सिर्फ आपको तीन जगह रूल बना सकती थी, डिफेंस पे, फॉरेन अफेयर्स पे, कम्युनिकेशन पे। बाकी सारे जो स्टेट अफेयर्स है जैसे कि एग्रीकल्चर, लैंड, एजुकेशन, मैरिज, एवरीथिंग, रेसिडेंसी, तो सारे चीज़ों का रूल चलता था वहाँ के स्टेट असेंबली का, राइट। और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो है, अगर कोई ऑर्डर पास करना है तो वहाँ की स्टेट असेंबली जो है अप्रूव करना पड़ेगी, तभी जाकर लागू होगा वहाँ पे। जस्ट लाइक अगर आप सपोज ट्राइबल एरियाज ले लीजिए, तो जैसे कि असम हो गया, मणिपुर, जो कि आर्टिकल जो शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 जो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस करता है वहाँ के ट्राइबल एरियाज में, जब तक प्रेसिडेंट कोई लॉ अप्रूव नहीं करते तब तक वहाँ पे लागू नहीं होगा, राइट। द प्रेसिडेंट हैज टू डिक्लेयर दैट दिस एरिया विल बी द शेड्यूल एरिया, दिस एरिया विल द शेड्यूल ट्राइब। तो इसी तरह अगर प्रेसिडेंट ऑर्डर है और वहाँ के जो स्टेट असेंबली है अगर वो अप्रूव नहीं करती तो तब तक कोई भी रूल्स जो है वहाँ पे लागू नहीं होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा स्लाइड। नथिंग बट आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतने याद कर लीजिए कि आर्टिकल 370 क्या क्या प्रोवाइड करता है फीचर्स। इट प्रोवाइड्स द स्पेशल स्टेटस टू द जम्मू एंड कश्मीर, इट प्रोवाइड्स द सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर का सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे, राइट। सो इंडियन पार्लियामेंट, जो यूनियन पार्लियामेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो सिर्फ आपको तीन जगह ही रूल बना सकती थी, तीन जगह इनका रूल चलता था, जैसे कि डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, इसके रिगार्डिंग ही वो पॉलिसीज बना सकती थी। बाकी के सब जम्मू कश्मीर के स्टेट असेंबली डिसाइड किया करते थे। बस आप इतना माइंड में रख लीजिए, ठीक है। और कौन से पार्ट में था, पार्ट नंबर 21। नेक्स्ट है आर्टिकल 35A। सो आर्टिकल 35 इट्स पार्ट ऑफ अमेंडमेंट थ्रू 1954 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा लाया गया था, ठीक है। इट कम्स अंडर द आर्टिकल 370, अंडर ही एक नया आर्टिकल को इंसर्ट कर दिया गया था थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954। इसमें क्या होता है कि इसमें डिक्लेयर करते हैं कि कौन से क्लास ऑफ पर्सन इज ए परमानेंट रेसिडेंस ऑफ द स्टेट्स, ओके। इट गिव्स द पावर्स टू जम्मू एंड कश्मीर, कि जम्मू कश्मीर के स्टेट असेंबली को पावर दिया गया था कि आप कौन से सिटीजन्स को एज ए परमानेंट रेसिडेंट मानते हैं कश्मीर को, राइट। एंड इट ऑल्सो एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू गिव सच स्पेशल प्रिविलेजेस ऑल्सो इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि उन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए थे कि अगर 15 साल से जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं तो वो परमानेंट रेसिडेंट माने जाते हैं, और अगर उन्होंने 7 साल में जो कि पढ़ा हो सेकेंडरी और प्राइमरी एजुकेशन में तो वहाँ के परमानेंट रेसिडेंट माने जाते हैं। कुछ सॉर्ट ऑफ रूल्स इन्होंने बनाए थे जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने, ठीक है। ये पावर किसके द्वारा दिया गया था, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, जो कि 1954 में इसको लाया गया था। इसके अंडर आर्टिकल 35A को इंसर्ट किया गया ताकि वो खुद डिक्लेयर कर पाए परमानेंट रेसिडेंस ऑफ इंडिया, राइट। एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन द स्टेट सेटलमेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्टेट, एक्सेस टू स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते थे, वोटिंग राइट्स किसे मिलनी चाहिए, राइट। और जो अदर सच एड्स हैं वहाँ के गवर्नमेंट जो पॉलिसीज है, जो स्कीम्स लाया करती थी, किन लोगों पर अप्लाई होगा, ये सारे चीजें वहाँ की स्टेट लेजिस्लेशन डिसाइड करती थी, नॉट बाय द इंडियन गवर्नमेंट। रेस्ट ऑफ इंडिया कैसा था, अगर कोई सपोज आप स्कीम ले लीजिए मनरेगा, राइट। मनरेगा इज अप्लीकेबल फॉर एंटायर इंडिया, कौन डिसाइड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती, बट वैसा वहां पे नहीं था, मनरेगा वहां पे एप्लीकेबल नहीं था। वहां की स्टेट गवर्नमेंट जो स्कीम्स लाएगी उनके सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए वही अप्लाई होंगे, और वही डिसाइड करेंगे कौन यहाँ पे परमानेंट रेसिडेंस है और कौन यहाँ पे टेम्पररी है, और किसको यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन मिलेगा और किसको यहाँ पे स्पेशल प्रिविलेजेस मिलेंगे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, सारी चीजें वहाँ की गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। तो दिस इज अबाउट द आर्टिकल 35A। अब कंफ्यूज मत हो जाना, आर्टिकल 370 जस्ट deals with the special status of Jammu Kashmir and provides a separate constitution.
वेराज आर्टिकल 35 ए डील्स विद द परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ स्टेट। वहां पे कौन परमानेंट है कौन टेम्पररी उसके बारे में डील करती थी, और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में राइट्स प्रिविलेजेस के बारे में डील करती थी, किसको स्कॉलरशिप दी जाए, और जो स्कीम्स थे वो स्कीम्स के अंडर कौन से कैटेगरी ऑफ पीपल आएंगे, ये सारी चीजें बताएगा आपको आर्टिकल 35 ए। ठीक है, तो एक्चुअली दोनों आर्टिकल्स अभी रिवोक कर दिए गए हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख वर डिक्लेयर एज ए 2 यूनियन टेरिटरीज रिसेंटली, 1 ईयर हुआ है। तो एग्जाम्स में आपको करंट अफेयर से क्वेश्चंस पूछते हैं दोस्तों, तो आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप शॉर्ट पॉइंट्स में लिख लीजिए ताकि आपको ब्रीफ आइडिया हो जाए। अगर कोई भी एमसीक्यूज पूछ ले इसमें से तो आप इजीली इसको आंसर कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट हम डिक्लेयर करने वाले साइनो इंडिया वार 1962, यानी इंडिया चाइना वार। साइनो इज नथिंग बट चाइना, राइट। उसमें क्या क्या हुआ था और चाइना किस इशू को लेकर इंडिया से वार किया था, राइट। साइनो इंडिया वार, द कॉज ऑफ द वॉर वाज डिस्प्यूट ओवर अक्साई चिन एंड अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर रीजन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों। रिसेंटली ये जो आप अगर आप 2020 अगर देखें तो उसमें भी चाइना गलवान वैली में स्टैंड ऑफ किया था, अक्साई चिन को लेकर वॉर भी हुई थी। हमारे 20 जो आर्मी जवान शहीद हो चुके थे और हमने कई सारे प्रोटेस्ट किए चाइना के खिलाफ, बाइकॉट चाइना गुड्स, चाइनीज गुड्स, राइट, एवरीथिंग। तो वेरी इंपॉर्टेंट, हाल ही में भी न्यूज में रहा है। अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं उसमें डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा, राइट। जब 1962 में वार हुई थी तो किसके डिस्प्यूट को लेकर हुई थी? अक्साई चिन। चाइनीज लोग मांगते थे कि अक्साई चिन इज ए पार्ट ऑफ चाइना, इज ए पार्ट ऑफ जिंगजान प्रोविंस, जो कि वेस्ट चाइना का पार्ट माना जाता है। उसका एक्सटेंडेड जो लैंड है वो इंडिया में आ चुका है। तो वो चाहते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया, चाइना क्लेम दैट इट वाज ए पार्ट ऑफ जिंगजान। देखिए यहाँ पे इंडिया है, मैं आपको मैप में समझाता हूँ। दिस इज इंडिया एंड दिस इज चाइना, ओके, पर बॉर्डर, एंड हियर आपको अक्साई चिन मिलेगा, राइट। और ये जिंगजान प्रोविंस है, मैं रफ मैप में दिखा रहा हूँ आपको ताकि ब्रीफ आइडिया हो जाए। वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ चाइना बोलते हैं इसको। ये अंडर डेवलप एरिया है, यहाँ पे पूरा डेजर्ट एरिया रहता है, आपको ज्यादा पहाड़ी इलाका, वैलीज, माउंटेन्स, वैसा कुछ एरिया है यहाँ पे, राइट। तो ये जो अक्साई चिन है, दे विल ट्रीट देम एज ए एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ जिंगचान प्रोविंस। तो ऑब्वियसली ये पार्ट चाइना के अंडर आएगा, तो दे क्लेम लाइक दैट, बट अवर इंडियंस क्लेम दैट इट इज ए एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ लद्दाख रीजन और कश्मीर रीजन। ये हमारे कश्मीर रीजन का पार्ट है। तो इसको लेकर कई बार नोकझोंक हो गई थी इंडिया चाइना में, ठीक है। इंडिया दिस लीड टू द इंडिया चाइना वॉर आल्सो 1962। तो इससे पहले क्या होता है, एक्चुअली हमारे जो जवाहरलाल नेहरू जी थे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एक ट्रीटी साइन की थी चाइनीज जब प्रीमियर थे उनके साथ, ठीक है। तो अंडर द ट्रीटी 5 पॉइंट्स को डिसाइड किया था, उसको 5 पॉइंट ट्रीटी भी कुछ कहते हैं। तो उसमें क्या डिसाइड किया था, कोई भी अपने इंटरनल अफेयर्स में दखल अंदाजी नहीं देगा। अकॉर्डिंग टू 1 पॉइंट बोल रहा हूं मैं, वो पॉइंट एक था, क्योंकि इससे रिलेटेड है तो मैं बता रहा हूं आपको। कोई भी अपने इंटरनल अफेयर्स या फिर बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर दखल अंदाजी नहीं करेगा। बट वो ट्रीटी ज्यादा देर जो है रही नहीं, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, जब चाइना तिब्बत को ऑक्युपाई करता है, राइट, तिब्बत इज ऑल्सो पार्ट ऑफ चाइना। पहले तिब्बत एक सेपरेट प्रोविंस माना जाता था, राइट, बट आफ्टर द इंडिपेंडेंस जो हमने इंडिया को आया तो उसके बाद चाइना ने ऑक्युपाई कर लिया तिब्बत को। तो वहां पे जो दलाई लामा थे, एक स्पिरिचुअल गुरु थे, उन्होंने वहां से क्या है, उनको निकाल दिया जाता है और वो हमारे इंडिया में आकर श्रम ले लेते हैं, राइट। दे विल टेक ए शेल्टर इन इंडिया। तो चाइनीज ने हम इंडिया को थ्रेट किया कि आप दलाई लामा जी को शेल्टर मत दीजिए, उनको निकाल दीजिए यहाँ से। तो बट इंडिया ने एक इंसानियत दिखाई, उन्होंने, क्योंकि बुद्धिस्ट के सबसे बड़े स्पिरिचुअल लीडर है, इंसानियत के हिसाब से उन्होंने हमने जो दलाई लामा को शेल्टर प्रोवाइड किया। तो उसकी वजह से भी वन ऑफ द रीजन माना जाता है कि चाइना हमारे पर वॉर करने के लिए आ गया था 1962 में, ओके। सो फर्स्ट रीजन इज अक्साई चिन एंड अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर रीजन, ये तो था ही पहले से ही। और दूसरा रीजन ये माना जाता है कि जो हमने शेल्टर दिया था दलाई लामा जी को, तो उसकी वजह से भी जो चाइना हैज क्लेम्ड ए वॉर ऑन इंडिया, राइट। सो दिस आर द हिस्टोरियन पर्सपेक्टिव। तो चलिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं हम। तो चाइनीज ट्रूप लॉन्च्ड इन लद्दाख क्रॉस्ड द मैकमोहन लाइन। Chinese took advantage over Indian troops and captured the region Renzong line, Khushal western part as well as eastern part of Tawang. Okay, तो इंडियन ट्रूप्स में भी कुछ पार्ट्स को ऑक्युपाई किया था चाइनीज का, और चाइनीज में भी हमारे अक्साई चिन और लद्दाख के कुछ रीजन्स को भी आज भी ये कंट्रोल आता है चाइनीज के अंडर ही। क्योंकि अक्साई चिन के बाद 5 फिंगर स्ट्रैटेजी बोल के, अगर आपने मैप में देखा होगा तो आपको 5 फिंगर देखेंगे ऐसे माउंटेन्स के जैसे, राइट। उसमें 3 फिंगर जो है चाइना ऑक्युपाई करते हैं और 2 फिंगर्स हमारे इंडिया के हाथ में है।
तो दिस आर द इंडिया चाइना वार। ओके, और नवंबर 21 चाइनीज प्राइम मिनिस्टर जंग एनलाई डिक्लेयर यूनिलैटरल सीज फायर। उसके बाद नवंबर 21 1962 में क्या होता है, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है जो एनलाई एक सीज फायर को डिक्लेयर कर देते हैं। तब तक ज़्यादा पार्ट ऑफ अक्साई चीन चाइना के कंट्रोल में चला गया था, राइट। तो रिसेंटली चाइना क्लेम कर रहा है कि गलवान वैली भी उसी का ही है, राइट। अगेन दे हैव स्टार्टेड दिस डिस्प्यूट अगेन। और अरुणाचल प्रदेश जो मैकमोहन लाइन है, क्योंकि दे विल बिलीव दैट अरुणाचल प्रदेश इज अ पार्ट ऑफ द तिब्बत, और तिब्बत के अनुसार तो चाइना में है, राइट। अरुणाचल प्रदेश में चाइना में भी चले जाएगा, बट इंडिया डज नॉट रेडी टू प्रोवाइड। वाई शुड वी गिव द अरुणाचल प्रदेश टू देम, राइट। ये हमारी धरती है भाई, हम थोड़ी ऐसा कोई भी आ गया पूछा चलो भाई लेके जाओ, ऐसा थोड़ी दे सकते हैं हम, राइट। नहीं दे सकते। तो रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश को लेकर भी डिस्प्यूट्स हुए थे। तो दिस इज अबाउट द इंडो चाइना वार 1962। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको क्लियर बैकग्राउंड भी दे दिया हूँ और क्या क्या चला था उसका सारी चीज़ें बता दिया मैं आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंडो पाकिस्तान वार होती है फिर से 1965 में। फर्स्ट इंडो पाकिस्तान वार कब हुई थी? 1947 में। और सेकेंड इंडो पाकिस्तान वार कब हुआ था? 1965 में। तो एक्चुअली से इट इज़ अ सेकेंड कश्मीर वार भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम में। ओके, एक बार स्टेट पीएससी एग्जाम में पूछा गया था, कई बच्चे कंफ्यूज हो गए थे इसके सेकेंड कश्मीर वार को किसे कहते हैं, राइट। इट इज़ इंडिया पाकिस्तान वार 1965। तो यहाँ पे क्या होता है, एक गिब्रल्टार ऑपरेशन कैरी आउट करता है पाकिस्तान। ओके, उसके वजह से क्या होता है, कुछ ट्राइबल पीपल फिर से इन्फिल्ट्रेट किया जाते हैं जम्मू कश्मीर में, ताकि इंडिया के खिलाफ वहाँ पे एक इंसर्जेंसी को फैलाया जाए, वहाँ में टेररिज्म डेवलप किया जाए, राइट। आपस में लड़ाई डाला जाए। तो ऑपरेशन गिब्रल्टार है पाकिस्तान का, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके तहत इन्फिल्ट्रेट किया जाते हैं ट्राइबल फोर्सेस को, राइट। वहाँ के जो हमारे जो इंडियन सीक्रेट फोर्सेस हैं, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, वो पाकिस्तान ले सके। तो इसके वजह से 1965 में क्या होता है, लार्ज स्केल ऑफ वॉर एरप्टेड हो जाता है इन द रैन ऑफ कच्छ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। के लैटर फिर मे सीज फायर को डिक्लेयर कर दिया जाता है। कई सारे कैजुअलिटीज को भी पाए गए बोथ साइड्स, ओके। बट यूएन ने इंटरवीन किया फिर से और सीज फायर को डिक्लेयर कर दिया, राइट। सो दिस इज अबाउट द इंडियो पाक वार 1965। इसमें उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इतना ईयर याद कर लीजिए। इट हेल्ड इन द ईयर ऑफ 1965। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सेकेंड कश्मीर वार, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड कश्मीर वार, इस वार के तहत क्या होता है, ऑपरेशन गिब्रल्टार को कैरी किया जाता है पाकिस्तान के द्वारा। उसमें उन्होंने कुछ इंसर्जिस को प्लान करने के लिए सोचा था इंडिया में, टेररिज्म को बढ़ावा दिया इसमें, ताकि इंडिया में खुद भेदभाव हो जाए, वहाँ के पीपल जो है परेशान हो जाए और वो पाकिस्तान से जाकर मिल जाए। बट इट इज़ ऑल्सो नाकामयाबी कोशिश थी, इट इज़ ऑल्सो फेलियर पार्ट। कि 1965 में उसके वजह से रैन ऑफ कच्छ जो गुजरात में है, तो जानते हैं ना, गुजरात इज ऑल्सो वन ऑफ द बॉर्डरिंग स्टेट ऑफ पाकिस्तान। हमने पढ़ा था इंडिया साइज एंड लोकेशन में। मेरे अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर को देखा होगा तो इंडिया साइज एंड लोकेशन में मैंने बताया था आपको पाकिस्तान से कौन से ऐसे स्टेट्स है जो बॉर्डर कर रहे हैं। उसमें गुजरात इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टेट, राजस्थान इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टेट, जम्मू कश्मीर, राइट। सो गुजरात में आपको रन ऑफ कच्छ मिल जाएगा, पूरा डेजर्ट एरिया है। सो वहाँ पे कुछ कैजुअलिटीज हो गए थे और लैटर यूएन ने इंटरवीन करके इसको सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। तो चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वार है इंडो पाक वार 1971। वेरी इंपॉर्टेंट वार है दोस्तों। यहाँ पे जो बांग्लादेश क्रिएट हुआ था, राइट, जो कि ईस्ट पाकिस्तान हम कहते हैं। बिफोर इंडिपेंडेंस पाकिस्तान इंडिया दो कंट्रीज में डिवाइड हो चुके थे, जब पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों थे, राइट। बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू रूल बिकॉज बांग्लादेश इज कंप्लीटली ईस्टवर्ड्स एंड पाकिस्तान इज कंप्लीटली वेस्टवर्ड्स। एंड बांग्लादेश में तो ज़्यादातर बंगाली बोली जाती है, वहाँ का कल्चर ट्रेडिशंस बोथ आर डिफरेंट। और ये जो नॉर्मल जो पाकिस्तान था, जो वेस्ट पाकिस्तान, दे आर उर्दू पीपल, ओके, दे आर मुस्लिम्स, वहाँ का कल्चर अलग था। एंड दे वर ट्राइंग टू इम्पोज ऑल द कल्चर एंड ट्रेडिशन फोर्सफुली ऑन द बांग्लादेश। जो अभी प्रेजेंट बता रहा हूँ, प्रेजेंट बांग्लादेश था, उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान। तो ज़बरदस्ती से वहाँ पे कल्चर को इम्पोज किया जाता था। उसके वजह से क्या हुआ, रिवोल्ट हो जाता है पब्लिक में और एक वॉर को भी छिड़ जाती है, राइट। इंडियन ट्रूप्स इन्वेडेड इन पाकिस्तान। उसकी वजह से क्या होता है, इंडिया इंटरफेयर करता है इस वॉर में और पाकिस्तान को हरा देता है, राइट। ढाका फेल टू इंडियन फोर्सेस, बांग्लादेश केम इनटू बीइंग, ओके। तो जब जो प्रेसिडेंट थे वहाँ पे भुट्टो साहब ने, उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के साथ एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, शिमला एग्रीमेंट, सो विच प्रोवाइडेड फॉर द रिटर्न ऑफ टेरिटरी कैप्चर इन 1971 एंड रिटर्न ऑफ पाकिस्तानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स, रेजोल्यूशन ऑफ म्यूचुअल डिफरेंस थ्रू ऑल पीसफुल मीन्स। तो शिमला अग्रीमेंट के तहत ये अग्रीमेंट साइन होता है कि आप हमें जो पाकिस्तान के जो प्रिजनर्स हैं वार के, वो हमें रिटर्न कर दीजिए
हम उसके तहत आपको जो भी टेरिटरीज है हमने कैप्चर की वो आपको वापस दे देंगे, राइट। उसके बाद सीज फायर को डिक्लेयर कर दिया जाता है। बट आप बस इतना याद कर लीजिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि 1972 वार के बाद बांग्लादेश क्रिएट हो जाता है, राइट, सेपरेट कंट्री क्रिएट हो जाता है और इंडियन ट्रूप्स इन्वेट करती हैं ईस्ट पाकिस्तान को ताकि वेस्ट पाकिस्तान से उनको बचा सकें वहाँ से। और फाइनली इंडिया जीत जाती है बार और बांग्लादेश को जो फ्रीडम मिल जाता है फ्रॉम पाकिस्तान। और इसके तहत एक शिमला अग्रीमेंट भी साइन की जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये शिमला अग्रीमेंट के, विच प्रोवाइड्स फॉर द रिटर्न ऑफ कैप्चर टेरिटरी इन 1970। जो भी हमने कैप्चर किए थे वो वापस दे देंगे और इन रिटर्न आपको पाकिस्तान प्रिजन ऑफ वार्स वापस मिल जाएंगे। बाद में सीज फायर डिक्लेयर कर दी जाती है एज अ एलओसी। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वार है कारगिल वार, इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। हाल ही में जो मतलब हाल ही नहीं 1999 में इस वार को जो वार हुआ था 1999 में कारगिल वार 42, तो मई 8 एक्चुअली इसका डेट था when पाकिस्तानी फोर्सेस ने कश्मीर मिलिट्री डिटेक्टेड एट द टॉप कारगिल रिजेस। तो क्या होता है एक्चुअली कारगिल जो पार्ट है हमारे इंडिया का, वहां पे कुछ पाकिस्तानी फोर्सेस को पाए जाते हैं एट द टॉप ऑफ द हिल, ठीक है। क्योंकि क्या होता है देखिए विंटर पीरियड में क्या होता है, लॉट ऑफ स्नो होता है, राइट। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पेट्रोल ओवर द एरियाज। वहां पर जो टेम्परेचर रहता है ना माइनस में चले जाते हैं वहां का टेम्परेचर। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो ओवर देयर एंड पेट्रोलिंग सर्विस बोलते हैं ना। तो उसकी वजह से क्या होता है इस मौके का फायदा उठाकर पाकिस्तान के कुछ आर्म फोर्सेस कारगिल के रिजेस पर ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ओके। ऑन जुलाई 14 को पता चलता है कि मई 8 को, सॉरी नॉट मई 8 को पता चलता है कि कुछ फोर्सेस वहां पे ऑक्यूपाई कर लिए गए इलीगल तरीके से। तो इसकी वजह से यहाँ से वॉर छिड़ जाती है, ओके। तो एक्चुअली उनका बेनिफिट ये था कि वो टॉप ऑफ द हिल थे, तो इट इज़ वेरी इजी कि अगर आप ऊपर से सब पे नज़र रख सकते हैं, राइट, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो आप इजीली शूट आउट कर सकते हैं। बट इस का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान ने कई सारे नुकसान पहुंचा दिए हमारे इंडियन आर्मी को, कई सारे जवान शहीद हो चुके थे उस वक्त। बट हावेवर हमें जीता उस वार को भी, राइट। जुलाई 14 में बोथ साइड्स हैड एसेंशियली सीज फायर विद, उसके बाद सीज फायर भी साइन कर दिया गया था दोनों के बीच में। जैसे मैंने आपको बताया पाकिस्तानी सोल्जर्स एंड टेररिस्ट पोजीशन देमसेल्फ एट द हायर ऑल्टीट्यूड्स। इसकी वजह से उनको एक एडवांटेज मिल गया था ताकि वो इजी से लड़ सके वार को। पाकिस्तान शॉट डाउन 2 इंडियन फाइटर जेट्स को भी इन्होंने मार गिराया था और एक अनदर फाइटर जेट थी ड्यूरिंग ऑपरेशन जो है क्रैश हो गई थी, इसमें कई नौजवान शहीद हो चुके थे, ओके। आफ्टर लॉट ऑफ फाइटिंग्स बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान फाइनली इंडिया वॉन द वॉर, ओके। उसके बाद ने इंडिया ने सोचा कि बार बार जो है पाकिस्तान इन्वेट कर रहा है तो हम अपने डिफेंस बजट को भी बढ़ाएंगे, क्योंकि उस वक्त जो है डिफेंस टेक्नोलॉजी बहुत ही कमज़ोर थी इंडिया के पास। इतने सारे फाइटर जेट्स नहीं थे, इतने सारे टैंक्स नहीं थे, बहुत ही नॉमिनल था। तब से जो है इंडिया ने अपने डिफेंस बजट को इंक्रीज किया कि कारगिल वार में और कई सारे प्रोक्यूरमेंट को किए, राइट। दिस इज अबाउट द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कारगिल वार। आपको बस इतना याद कर लीजिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्मी डिक्लेयर द मिशन सक्सेसफुल ऑन जुलाई 26, 1999 में, ठीक है। मई 8 को जो है इस वार को शुरू हुई थी। मई 8 को पता चला कि कुछ पाकिस्तानी फोर्सेस इलीगल तरीके से वहाँ पे पोजीशन कर बैठे हैं, उनको मार गिराना हमारा काम है, राइट। और मई से लेकर जुलाई तक इस वार को चलती है 1999। तो इसको हम कारगिल विजय दिवस भी मनाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है, कारगिल विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ईयर? जुलाई 26, 1999, राइट। सो हर साल हम जुलाई 26 को इस दिवस को मनाते हैं, राइट। द विक्ट्री केम एट हाई प्राइस। जैसे मैंने आपको बताया कई सारे फाइटर जेट्स को मार गिराया, कई सारे हमारे आर्मी के जवान शहीद हो चुके थे। इंडियन साइड माना जाता है कि 527 जवान जो शहीद हो चुके थे, और पाकिस्तान साइड कुछ 357 एंड 453 के बीच में, कई रिकॉर्ड्स में 357 लिखा हुआ है और कई रिकॉर्ड्स में 453। मगर ज़्यादा नुकसान तो है इंडियंस को ही हुआ था, क्योंकि वो इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, ये लोगों ने अल्टीट्यूड्स के पर कब्जा कर लिया था। सो दे आर हैविंग द एडवांटेज, इजीली दे वर शूटिंग डाउन अवर इंडियन आर्मीज एंड इंडियन जेट्स। इसकी वजह से हमारा डेथ टोल ज़्यादा हो गया था। बट हावेवर फाइनली हमको ही जीतना पड़ा, राइट। इंडिया नेवर लूज, प्राउड टू बी एन इंडियन। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। हमने कई सारे चीज़ों को डिस्कस किया था, राइट। इंपॉर्टेंट वार्स, इंडियन पाकिस्तान वार, इंडिया चाइना वार, राइट, आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A, उन सारी चीज़ों के बारे में
जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव्स में पूछे जाते हैं। सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लेक्चर फिर से दोबारा देख लीजिए और शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको एक माइंड में क्लियर पिक्चर बैठ जाए, आपको याद रखने में भी आसानी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। फिर मिलता हूँ फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।